दोस्तों मैंने उस दिन एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी मेरे चैनल पर और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी मैं बड़ी वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है ना। ये एक मतलब हमारी तरफ से एक महज कोशिश है कि मैं पढ़ा सकूं। और पहले मैंने हालांकि पढ़ाया है, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो आप देख लेना। बाकी गलती करने की कोशिश करूँगा नहीं मैं, होगी नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 15 या 20 क्वेश्चन हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं 2013 एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं। और ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए हैं कि आप देख लो कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चंस और उस तरीके के क्वेश्चंस आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि समय अब ज़्यादा है नहीं, 35 से 38 दिन बचे हैं और इतने ही दिनों में हमें तैयारी करनी है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, खरीफ और रबी की फसल क्रमशः किन महीनों में उगाई जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, खरीफ की जो फसल होती हैं वो धान, मक्का, सोयाबीन वगैरह होती है, और जो रबी की फसल होती है वो गेहूं, चना और सरसों होती है। इस पर मैं थोड़ा सा लिखने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिख के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में जो स्टाइलस है वो बहुत ऐसे ही है, सस्ता वाला है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो खरीफ की जो फसल है वो बरसात में उगाई जाती है, और रबी की जो फसल है वो सर्दी में उगाई जाती है। और अपने पास 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बरसात सबसे पहले है, तो हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर, बरसात और सर्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीबीए का सही फुल फॉर्म क्या है। तो जीबीए क्या होता है, जीबीए जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ सिर्फ आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आपको फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो फिलहाल आंसर है वो ग्रॉस वैल्यू एडिड है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है ना। जीबीए का सही फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंहल किस देश की राजभाषा है। तो सिंहल भाषा की अगर मैं बात करूं तो सिंहल श्रीलंका की भाषा है, श्रीलंका की राजभाषा है। और अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान की जो राजभाषा है वो जोंगखा है। ठीक है ना। सिर्फ आप मेरी सुन लीजिए, और आपको अगर कहीं लिखना है तो आप लिख भी लीजिए। और नेपाल की जो राष्ट्रभाषा है वो नेपाली है। इन दोनों की राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है, मतलब कार्यकारी भाषा भी इनकी वही है और इनकी राष्ट्रभाषा भी वही है। लेकिन जो श्रीलंका की ये जो भाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आप जानते होंगे राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में क्या अंतर रहता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें बताएं कि क्या अंतर होता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। और एक और क्वेश्चन है कि भारत की क्या राष्ट्रभाषा है और भारत की क्या राजभाषा है, दोनों आप कमेंट में मेरे को आंसर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है। तो बात यहाँ पर विश्व की हो रही है और ऑप्शंस आपके पास हैं रूस, यूएसए, चीन, कनाडा। तो बताइए, आप मन में सोचिए कि कौन सा है टमाटर उत्पादक देश जो अव्वल नंबर पे आता है। तो यहाँ राइट आंसर मैं आपको बता दूं, चीन है यहाँ राइट आंसर। और चीन एक और चीज में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि चावल है। चावल भी चीन में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सुंडाल जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन है आपके पास जावा सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर बाली सागर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका जावा सागर। जावा सागर जो है हिंद महासागर से जोड़ता है, हिंद महासागर को जोड़ता है समुद्र से। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन बताता दूं। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा है 1956, तीसरा है 1937 और चौथा है 1986। तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा 1986 इसका राइट आंसर है। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, 1986। ज्यादा समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्न में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था। तो आपको पता ही होगा, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो भी 1919 में हुआ था, और उसके जस्ट बाद ही इस आयोग का गठन हुआ था। और इसकी जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमांग सेलो लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो तमांग सेलो लोकगीत, पहले तो ये बात जान लीजिए कि लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो भी आपको पढ़कर जाने हैं। तो इसका तो आंसर मैं आपको यहीं डायरेक्ट बता देता हूं। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तमांग सेलो लोकगीत जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो इसका
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ स्थित है? ये एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीर सिंह देव जी का जो महल है वो दतिया जिले में पड़ता है, दतिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 99% लोगों को जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगा, 99 के 100% पता होना चाहिए लोगों को कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना। और ये कौन सी नदी के को मतलब किस नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। कमेंट में बताइए आप मेरे को कि किस नदी के ऊपर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? ये उस्ताद अलाउद्दीन साहब हैं जिनका फोटो आपको दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? तो आप मेरे को आंसर बताइए किस शहर से थे ये। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा मैहर, चौथा है ग्वालियर। तो इसका आंसर है मैहर। ये मैहर से बिलोंग करते थे। और मैहर के बारे में मैं आपको बता दूं, मैहर हाल ही में एक नया जिला बना है जो कि सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023 को इसका गठन हुआ। 5 अक्टूबर 2023 को ये सतना से अलग होकर बना और ये रीवा संभाग में आता है। ठीक है ना। इसको माँ शारदा की नगरी तथा संगीत की नगरी भी बोला जाता है। माँ शारदा की नगरी भी बोला जाता है और संगीत की नगरी भी बोला जाता है। तो कभी ऐसा प्रश्न अगर आता है कि संगीत की नगरी किस शहर को बोला जाता है या किस जिले को बोला जाता है, तो उसका आंसर भी आपका मैहर ही होना चाहिए। ठीक है ना। याद रखना, शारदा की नगरी तथा संगीत की नगरी। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट पोएम्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, दोबारा से बता देता हूं। द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट पोएम्स के लेखक कौन है? ठीक है, सोच लो आपको अगर पता हो तो। पहला ऑप्शन है आपका अपूर्व कुमार सिंह, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है अभय कुमार, चौथा है अनुज शौरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अभय कुमार होगा। ठीक है ना। अभय कुमार ने लिखी है ये जो ऊपर मैंने बताया है बुक का नाम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी बोला जाता है, आप हु भी बोल सकते हो, WHO भी बोल सकते हो, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके मुख्यालय की अगर बात करें हम तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। यहाँ तो देखो शहर की बात करी गई है, अगर जगह की बात करी जाती कि किस जगह पे है, अगर जिनेवा यहाँ ऑप्शन होता तो जिनेवा उसका राइट आंसर होता। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमियोबाइसिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं। मतलब ये एक रोग दे दिया गया है और इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें रोगाणु जो है अपने किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, या तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये बैक्टीरियल डिसीज है या वायरस वाली डिसीज है, या फिर ऐसे करके किसी बीमारी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये आंत को इफेक्ट करता है। ठीक है ना। क्या राइट आंसर है इसका? आंत को इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं हृदय को इफेक्ट करने वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो हृदय को क्या इफेक्ट करता है? ये सीधा सीधा ब्लड प्रेशर से संबंधित है। तो इसका उक्त रक्तचाप, उक्त मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एक तो ये हो गया। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो वो हार्ट को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। या फिर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो वो भी हृदय को प्रभावित करता है। फेफड़े की अगर मैं बात करूं तो निमोनिया, ठीक है, निमोनिया संबंधित है फेफड़े से। टीबी, अस्थमा, लिखने में थोड़ा सा असमर्थ हूं, आप समझ जाना। ठीक है ना। ये बीमारियां जो हैं फेफड़े को करती हैं। और मस्तिष्क की अगर बात करूं तो माइंड से संबंधित जितनी भी बीमारियां, जैसे मिर्गी पड़ जाती है किसी को, ये इससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौक का आणविक सूत्र क्या है? चौक आप जानते ही होंगे, पुराने जमाने में जिससे हम पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखते थे। तो इसका जो आणविक सूत्र है वो बताना है हमें। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो इसका जो आंसर है CaCO3 होगा। ठीक है ना। CaCO3 होगा। और जो पहला वाला ऑप्शन है इसका नाम आप बताएं मेरे को। इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? CaSO42 को बताइए। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है।
और ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ओजोन परत निम्न में से किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है निम्न में से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो आपका आंसर जो है इसका ये होगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कि समताप बोलते हैं, समताप। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? प्रकंदों के माध्यम से क्या करता है? प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। अलैंगिक का मतलब जानते हो आप, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक शामिल होता है। ठीक है ना, इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है। एक जनक होगा तो निषेचन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा फर्न। एक फर्न का प्लांट होता है, उसमें प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है? तो अभी इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था, अलैंगिक प्रजनन से, और अभी फिर एक और क्वेश्चन आ गया उसी से संबंधित। तो इसका ऑप्शन है आपके बूस्टरी, मतलब स्टोलोन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रकंद। अभी प्रकंद की बात हुई थी, है ना, ये भी ऑप्शन है इसका। तीसरा है फूल, चौथा है कंद मतलब ट्यूबर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है? ये भी भाग लेता है दोस्तों, ये भी भाग लेता है और ये भी भाग लेता है। ये तो अभी बता ही था मैंने कि ये भाग ले प्रकंदों के माध्यम से, जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्लोवर होगा। ठीक है ना, फ्लोवर, फ्लोवर इसका राइट आंसर होगा। फ्लोवर जो है अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आप याद रखना, जो मध्य प्रदेश में या भारत में जो कुछ भी शुरू है, जैसे लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, और जो पैसे वैसे मिलते हैं लड़कियों को, ये वाली योजना, और उज्ज्वला योजना, ये किस वर्ष चालू हुई? तो ये सारे आपको याद करके ले जाने हैं, रट्टा मार के ले जाने हैं। इसका आंसर मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, 2015 है। 2015 में उन्नत ज्योति शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और शायद लास्ट क्वेश्चन होगा वो मेरा। माउंट फूजी किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट फूजी, किसकी बात कर रहे हैं हम? माउंट फूजी किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर तो होगा जापान। ये जापान में है माउंट फूजी, और ये उसी देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये ऐसा मत सोच लेना आप कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है ना, कितना ऊंचा है वो? 8,585 मीटर। अगर मैं फीट में बात करूं तो 28,169 फीट। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर यहीं मैं बात करूं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्या है ऊंचाई इसकी? 8,848 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। अगर फीट में बात करूं तो 229,031 फीट। ये इसकी फीट में ऊंचाई है, ये इसकी मीटर में ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो ठीक है या नहीं ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने में मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नहीं तो यहीं बंद हो जाएगी ये हमारी क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। और भी मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक है ना, मैथ के भी प्रीवियस ईयर कराऊंगा और रीजनिंग के भी कराऊंगा, कोशिश करूंगा जो भी करा सकूं मैं। जय हिंद, जय भारत।